नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम वासुदेव नंदन की बुक से पढ़ रहे थे, तो आज हम उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनका निदान पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास तक संधि हो चुकी है पूरी, तो आज चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें? उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उसका निदान। क्या है? हिंदी भाषा में शब्द उच्चारण का विशेष महत्व है। हिंदी भाषा में शब्द उच्चारण का बड़ा महत्व है। उच्चारण के द्वारा ही हम भाषा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो विद्यार्थी शुद्ध बोल नहीं सकता है, वह शुद्ध भाषा लिख भी नहीं सकता। हम पढ़े लिखे लोग भी बहुत सी ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि हम घरेलू बोली बोलने के आदी हैं और उसका प्रभाव हमारी ध्वनियों पर पड़ा है। जैसे स और स को स, य को ज, व को ब, और आगे देखते हैं क्या है, ब, और छ को छ बोलते हैं। गलत उच्चारण के कारण ही वर्तनी स्पेलिंग भी अशुद्ध होती है। शुद्ध उच्चारण करने वाले ही शुद्ध लिख सकते हैं। सामान्यतः हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। वस्तुतः उच्चारण और वर्तनी स्पेलिंग के बीच अटूट संबंध है, यानी कि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। वस्तुतः जो है उच्चारण और वर्तनी का विशेष अटूट संबंध है। आगे देखते हैं। नीचे हम उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियों की चर्चा करते हुए उनके शुद्ध रूपों पर प्रकाश डालेंगे। पहला क्या है? ह्रस्व दीर्घ स्वर। क्या है इसमें? मात्रा की दृष्टि से स्वर के दो प्रकार होते हैं, यानी ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। ह्रस्व छोटे और दीर्घ बड़े। अ ई उ री ह्रस्व हैं और आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए और ए, ओ और औ दीर्घ है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, पर दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके उच्चारण में कम समय लगता है? तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व बोलेंगे तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। नीचे हम कुछ स्वरों के जोड़े दे रहे हैं जिनमें ह्रस्वता और दीर्घता के कारण अर्थ में बड़ा भेद पड़ गया है। इन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास आवश्यक है। कैसे हम पता करें किसमें ह्रस्व और दीर्घ की वजह से ही अर्थ बदल जाते हैं? इसमें क्या है? अ और आ, ई और उ का दिया है। अब से आब हुआ है। कल और काल में ह्रस्व से दीर्घ ही होने से अर्थ बदल जाएगा। खल का खाल, नर का नार, किल और कील, चीर और चीर, चीता और चीता, तरी और तरी, सुक और सुक, सूर सूर, सूत और सूत जो है मतलब कि ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर होने से इनका अर्थ भी बदल जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में आ की मात्रा होती है। क्या है? आकार, आकाश, आगामी, आचार, आवश्यकता। आ की मात्रा की जो है वो है आवश्यकता, आहार, जामाता, नारायण, भागीरथी, भागवत, महात्म्य, रामायण, व्यावहारिक, साम्राज्य, सांसारिक, साप्ताहिक। निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा है, उसके देखते हैं क्या है ई की मात्रा में। अनिष्ट, अवनति, अभिनेता, आमिष, कठिनाई, किशमिश, किशोर, कालिदास, गिरधर, गिलट, गिरगिट, घिराव, चिंतामणि, चिकना, निवासी, परिश्रम, परिषद, मिलन, महिमा, रचयिता और सिद्ध। ये जो है ई की मात्रा वाले वर्ड। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से जो बड़ी ई की मात्रा है उसके कौन से शब्द हैं? तो आगामी, अधीन, चहारदीवारी, गोपनीय, गृहस्थी, परीक्षण, श्रीमती, परीक्षा, प्रदर्शनी, भीष्म, संग्रहित, शताब्दी, संग्रहित, शताब्दी, शुद्धिकरण, माननीय, सर्वजनीन, पत्नी।
आपको जो शुद्धिकरण है ये शब्द शुद्धि में पूछ भी देता है कि शुद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा है शुद्धिकरण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उ की मात्रा है, इसमें क्या है? प्रभु, पशु, मनु, वस्तु, वायु, मधु, मृत्यु, समुद्र, बिंदु, सेतु, हेतु। निम्नलिखित शब्दों में बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? आंसू, उल्लू, काजू, कूच, कूट, कुल, खून, खुसट, गुदा, गुलर, घूस, चूना, चुरड़ा, चूल, छूट, झाड़ू, तूफान, तुल, धूसड़, भूसड़, नींबू, बाबू, बहू, मूत्र, मूर्ख, मूल, मूली, लट्टू, सूफी, सूबा, सूर, हुक, हूबहू। ये सब जो है बड़े उ की मात्रा वाले हैं, यानी दीर्घ वाले। ऐ का उच्चारण ऐ और कहीं कहीं ऐ, यानी ऐ और ऐ के बीच का होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, इन सब की प्रैक्टिस करना जरूरी है कि कौन सा शब्द कैसे है, तभी हम शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसमें क्या है? ऐनक, अयास, ऐश्वर्य, गैन, सैर, चैन, वैभव, जैसा, बैठक, मैला। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है? अ का उच्चारण अ और कहीं कहीं अ ओ के समान, अर्थात ओ और औ के बीच का होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, इसका क्या है? हौल, सौजन्य, सौत, शौच, लव, लव और लव, लौकिक, रौरव, नौकर, तौर और यौवन और मौन है। इसके अलावा देखते हैं क्या है? ट, ठ, ड और ढ के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण कभी कभी न के समान होता है, जैसे टंटा का टंटा, अंडा और ठंडा। ये दोनों शब्द सही लिखे गए हैं, जो है इसके दो तरीके से लिखे जाते हैं। आगे देखते हैं, त, थ, द, ध, र, ल, स और च के पहले वाले अनुस्वार का न के समान उच्चारण होता है, जैसे अंत और पंथ, बंद, वंश, कंस, संसार, संचय और संलाप। क्योंकि हम लोगों को उच्चारण भी अच्छे से आना चाहिए, तभी अच्छे से हम लोग लिख भी सकते हैं और वर्तनी शुद्धि के लिए समझ भी सकते हैं इसको। आगे देखते हैं क्या है? प, फ, ब, भ, म और च। क्या है इसमें? पहले वाले अनुस्वार का म के समान उच्चारण होता है, जैसे कंप, इसमें जो है पहले के अनुस्वार पे कंप, दंभ, संवत, समान, नंबर, ये है। इसके अलावा क्या है आगे? क, ख, ग, घ और ह के पहले अनुस्वार का अंग के समान उच्चारण होगा, जैसे अंक, पंख, अंग, कंघी, सिंह, जो है अंग के समान इसका उच्चारण होगा। आगे देखते हैं, च, छ, ज, झ और म के पहले वाले अनुस्वार का य के उच्चारण होगा, जैसे क्या है? पंच, अंजन, संयम और मंझन, जो है य के समान उच्चारण होगा। आगे देखते हैं, हिंदी में ज्ञ और उच्चारण ज्ञ होता है, जैसे लिखित रूप और उच्चारण क्या है? आज्ञा का उच्चारण क्या है? आज्ञा, ज्ञान का ज्ञान, अज्ञान का अज्ञान, यज्ञ का यज्ञ। आगे देखते हैं क्या है? अनुनासिक या नासिक के स्वर के लिए आए हुए शब्द में निरुनासिक ध्वनि का भी नासिक के उच्चारण होता है। क्या है इसका? देखते हैं, लिखित रूप और उच्चारण क्या है? नासिक के स्वर के लिए आए हुए शब्द में निरुनासिक ध्वनि का भी नासिक के उच्चारण होता है। इसमें लिखित रूप और उच्चारण क्या है इसका? देखते हैं, दान और दान, मान, मान, आम और आम, जो है काम और काम, कान और कान, जो है इसका लिखित रूप ये है, लेकिन उच्चारण का ये है। निरुनासिक ध्वनि का भी नासिक के होता है इसमें। आगे देखते हैं क्या है? ड़ के उच्चारण में जिह्वा को वहाँ ले जाना होता है जहाँ ट और ठ बोले जाते हैं, और इसका उच्चारण ड से मिलता है। पर भेद यह है कि जहाँ पर ड में अनुनासिकता अलग होकर पूर्ववर्ती स्वर के साथ जुड़ जाती है, वहाँ पर ड में अनुनासिकता लगातार व्यंजन के साथ लगी रहती है। प्राण, शरण, भाषण आदि शब्दों में ड़ की अनुनासिकता
अंत तक सुनाई पड़ती है। ड़ केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ड़ केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, तद्भव शब्दों में नहीं। यानी कि इससे यहाँ से आपको मिल सकता है कि ड़ जो है ऐसे शब्द आएंगे तो तत्सम शब्द होंगे, जैसे उद्धरण, कंकड़, कड़, कारण, कोण, क्षण, गुण, चरण, दर्पण, परिणाम लिखा है, पुराण, भाषण, बाण, मिश्रण, मरण, रावण, वीणा, व्याकरण, स्मरण और हरण जो है ये तत्सम शब्द हैं। आगे देखते हैं, व और ब वर्णों के उच्चारण भेद को न जानने के कारण प्रायः लोग व के स्थान पर ब और ब के स्थान पर व बोलते हैं। ऊपर वाले दांतों के बाहरी हिस्से को जब निचले ओठ का भीतरी भाग स्पर्श करता है तब व की ध्वनि निकलती है, पर ब का उच्चारण दोनों ओठों के जुड़ने पर होता है। यानी ब का जो है उच्चारण दोनों ओठों के जुड़ने पर होता है। गलत उच्चारण के कारण गलत लिखते भी हैं, जिसके कारण अर्थ बदल जाता है। जैसे वात और बात, इसमें जो है बात एक जो है बात करने और वात का मतलब हवा होता है। वाद और बाद, बाद मतलब आने वाला जो है बाद, और वाद मतलब जो वाद विवाद होता है वो। जब, जब और जब, तब और तब, वास और बास, इनका भी अर्थ बदल जाएगा। वास मतलब किसी के रहने का स्थान, और बास जो है दुर्गंध को बोलते हैं कि बास आ रही। वाम और बाम, वाली और बाली, वली और बली, वासी और बासी, वाह और बाह। हिंदी शब्दों के अंत में और हिंदी संस्कृत शब्दों के संयुक्त व्यंजनों में व के उच्चारण में ओठ दांतों की स्पर्श नहीं करता, जैसे जीव, गांव, विश्वास, उच्छ्वास, स्वामी इत्यादि। इसके आगे देखते हैं क्या है, स यानी एक है पहला वाला तालु स और दूसरा है मूर्धन्य स्वर और तीसरा है दंत स। इन तीनों के बारे में देखते हैं। तालु स के उच्चारण में जीवा तालु का और स के उच्चारण में जीवा मूर्धा यानी मुख के अंदर का ऊपरी भाग का और स के उच्चारण में जीवा दंत का स्पर्श करती है, पर हिंदी बोलने वाले स और स का उच्चारण एक सा बोलते हैं। स केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है, यानी जो ये मूर्धा वाला स है ये संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है, और तालु तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी और फारसी शब्दों में भी आता है। और क्या है आगे, और जो है दंत स सब में रहता है, यह सभी प्रकार के शब्दों में प्रयुक्त होता है। इनके उच्चारण भेद का अभ्यास करना आवश्यक है, यानी इसको बोलने में सबको दिक्कत होती है, कोई ऐसे इसको क्लियर नहीं कर पाता कि कौन सा स बोला जा रहा है। आगे इसके शब्द देखते हैं कि कौन सा इसमें कौन सा तालु स लगा है या मूर्धन्य स लगा है या फिर दंत स लगा है। तो यहाँ पे तालु स से युक्त कुछ शब्द देखते हैं क्या है इसमें। शंका, शक्ति, सत, शाक, शिक्षा, शिखर, शाखा, शांति, शस्त्र, शिव, शीत, शोध, शोभा, श्याम, श्लेष, श्वेत, श्वास, शायर, शिकन, शरबत और शिकार जो है ये तालु वाले स से बोलने वाले शब्द हैं। और क्या है, मूर्धा स से युक्त कुछ शब्द देखते हैं जिसको हम षटकोण स वाला भी बोलते हैं। इसमें क्या है, निषाद, विषाद, दोष, राष्ट्र, ग्रीष्म, मनुष्य, इष्ट, कयास, कसाय, कयास नहीं कसाय, वर्षा, भाषा, पौष, अभिषेक, अनुष्ठान, चषक, भीष्म, उष्मा, पुष्प, षटकोण, पुरुष, पौरुष, काष्ठ, संतोष, कोष, द्वेष और भूषण जो है ये मूर्धा स से बोलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। और क्या है इसके बाद दंत स से देखते हैं, दंत स से युक्त कौन से है। इसमें क्या है, सभ्य, सभा, संध्या, संधि, समास, सत्य, साधन, संग, सनातन, सदस्य, सुंदर, स्वामी, स्वर्ग, स्वर, संवाद, सद्गुरु, सुधार, समुद्र, स्वाधीन, सियार, सूली, सावला, सावधान। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये इतने शब्द जो थे ये दंत स से बोले जाने वाले शब्द थे। आगे देखते हैं क्या है, उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए पठन पाठन और अभ्यास की आवश्यकता है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास विद्यालय में कराया जाना चाहिए। यह कार्य इस प्रकार किया जा सकता है।
क्या है, पहले अध्यापक स्वयं शुद्ध उच्चारण प्रणाली अपनाकर किसी पाठ को पढ़ें ताकि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण कर सुनने का अवसर प्राप्त हो। इससे विद्यार्थी शुद्ध बोलना सीखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, विद्यार्थियों से भी शुद्ध पाठ करने का अभ्यास कराना चाहिए। यदि किसी कठिन शब्द के उच्चारण में गलती होती है तो अध्यापक का कार्य है कि वह उसे शुद्ध बोलकर अभ्यास कराए। इसके बाद तीसरा क्या है, पहले एक एक विद्यार्थी से सही उच्चारण का अभ्यास कराकर बाद में सामूहिक रूप से कराना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी बार बार उच्चारण संबंधी गलती करता है तो उसे उच्चारण स्थान दिखाकर बताया जाना चाहिए कि उस वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है। और इसके बाद क्या है, पांचवा, जिन शब्दों के उच्चारण में विद्यार्थियों से गलती होने की संभावना हो उन शब्दों की एक सूची बनाकर विद्यार्थियों के सामने रख देनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है जो है शब्द उच्चारण के लिए। आगे देखते हैं क्या है, ध्वनि। छठवां नंबर क्या है, समय समय पर शुद्ध बोलने वाले वक्ताओं के भाषण भी उन्हें सुनवाए जाने चाहिए जो कि शुद्ध भाषा बोल पा रहे हैं। आज के समय में जो है हिंदी ऐसे तो कोई बहुत अच्छे से शुद्ध नहीं बोल पाता है। आगे इसमें देखते हैं, सबको बोलने में दिक्कत होती है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ समझाने के लिए उसमें भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार उनको समझा सकें। आगे देखते हैं, ताकि वे स्वाभाविक रूप से शुद्ध उच्चारण ग्रहण कर सकें। अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण संबंधी शुद्धता पूरे शब्द की होनी चाहिए, केवल अशुद्ध अंश की ही नहीं, यानी पूरे शब्द की होनी चाहिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी सुशोभित शब्द को सुशोभित कहता है तो केवल सु का उच्चारण न कराकर पूरे शब्द का उच्चारण कराया जाना चाहिए, यानी उससे पूरे शब्द का उच्चारण कराया जाना चाहिए। आगे क्या है, तो बस इतना था ही। इस प्रकार जो है ध्वनि जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। अब अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ध्वनि चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद वाला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसी लगी आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।